नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। हेलो किसान, आप किसानों का लाइव फोन इन कार्यक्रम जहां खेती किसानी से संबंधित विभिन्न विषय हम आप किसानों के लिए लेकर आते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। साथ ही हमारा मकसद ये होता है कि हम आपकी समस्याओं का समाधान दें, वो भी लाइव। और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ, जो कि अगले 1 घंटे तक हमारे साथ उपस्थित रहेंगे कार्यक्रम में, आपके लाइव सवालों के और ईमेल्स का जवाब देंगे। तो आज का विषय क्या है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे और साथ ही लेंगे आपके सवाल, आइए डालते हैं नजर। आज का हमारा पहला विषय है मक्का की खेती और दूसरा हमारा विषय रहेगा बेमौसमी हरे धनिये की खेती। अगर आपके कोई सवाल है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर लें 1800113060। दूसरा नंबर है 1800113061। टोल फ्री यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें hellokisan2015@gmail.com। ये हमारा ईमेल पता है। तो चाहे आप हमें कॉल करें चाहे ईमेल करें, आपकी सुविधा के अनुसार दोनों में से कोई भी माध्यम आप अपना सकते हैं। मेल करें तो अपना नाम, अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर लिखें, उसे भी हम कार्यक्रम में अनाउंस करेंगे। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करें। उससे पहले जो हमारे 2 मेहमान हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर एस.एल. जाट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। मक्का के बारे में हम आपसे विस्तार से समझेंगे। अभी जो मक्का की फसल है जो किसानों ने फरवरी में लगाई है, उसको लेकर किस तरह की जो कृषि क्रिया है वो करने की आवश्यकता है। और इससे पहले जो रबी फसल है वो भी अगर किसानों ने ली है, जिन किसानों ने, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। जायद की फसल के बारे में भी बात करेंगे। तो मक्का से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपका प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई समस्या है, तो ज़रूर हमें कॉल करें, ईमेल करें और डॉक्टर शंकर इसमें हमारी मदद करेंगे। दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर रविंद्र सिंह, जो कि हमारे साथ देख सकते हैं आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी, अजमेर, राजस्थान से। सर, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। और बेमौसमी हरे धनिये की खेती पर हम बात करेंगे, कैसे हमारे किसान इसका लाभ उठा सकते हैं। और जैसे कि आप हमारा जो विषय है उसको ही सुनकर समझ गए होंगे कि बेमौसमी यानी ऐसे समय में धनिये की फसल को लेना जब आमतौर पर ये नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है कि किसानों को इसे बाजार में बेचकर ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन सावधानी क्या है, कौन सी किस्में हैं, कैसे इसकी फसल प्राप्त करें, कैसे इसमें अच्छी बढ़वार ले, अच्छी गुणवत्ता युक्त धनिया, हरा धनिया कैसे हमारे किसान उगा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मक्का पर। सर, मक्का के बारे में बताएं। मक्का जो कि अब हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, मतलब विश्व स्तर पर इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। इसके ऐसे ऐसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं जो पहले संभव नहीं थे और हम इसे धीरे धीरे अपने डाइट में काफ़ी महत्व दे रहे हैं। और किसानों के तरह हम बात करें तो 3 आप फसलें इसकी ले सकते हैं। जायद की फसल है, रबी है और जो भी फरवरी हमारे किसानों ने बोई है। अभी स्थिति क्या है मक्का की? देखिए, जो मक्का फसल है, जैसे आप सही कह रहे हैं कि इसके बहुउद्देशीय आयाम होने की वजह से विश्व स्तर पे सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। और जो इसका उत्पादन लगभग अमूमन 1100 मिलियन टन से भी ज़्यादा होता है। और अगर दूसरी महत्वपूर्ण ले तो वो 700 मिलियन टन, 800 मिलियन टन के आसपास है। क्योंकि जो इसका उत्पाद है वो इंडस्ट्री में काफ़ी उपयोग में आता है और अपने देश में भी और विश्व स्तर पे ये मक्का जो है आपकी खाद्यान्न आपूर्ति में तो बहुत कम आती है, जो पशु का जो है और मुर्गी का आहार है। और दूसरा है जिससे स्टार्च बनता है। और अभी हाल ही के दिनों में आपने ने सुना होगा कि जो भारत सरकार है और बाहर की सरकारें भी करती है वो इथेनॉल बनाना। तो इथेनॉल बनाने में जो मक्का को एक फीड स्टॉक के रूप में एक बहुत बड़ा अच्छे लेवल पे आंका जा रहा है। और जो अभी उत्पादन हो रहा है, अगर देखें तो जितनी भी फसलें हैं उन सारी फसलों में उत्पादन और उत्पादकता और क्षेत्रफल में, तो जितनी भी खाद्यान्न फसलें, हम गेहूँ, चना, चावल, बाजरा, मक्का, इन सब की बात करें तो सबसे ज़्यादा अधिक है। इसके बावजूद भी हमारे देश में लगभग, अभी हम एक आंकलन कर रहे थे तो 15 मिलियन टन के आसपास और मक्का की आवश्यकता है। तो सबसे बड़ी और आपूर्ति में अभी काफी फर्क मतलब इससे आएगा कि जिससे हमारी सरकार ने पहले इथेनॉल बनाने का जो नीति थी उसमें आपका 2030 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की थी और उसको सरकार ने रिवाइज करके टारगेट को प्रीपोन कर लिया है। 2025 के अंदर हमें 20% ब्लेंडिंग करेंगे। जितना हमारे मार्केट में पेट्रोल होगा उसमें 20% ब्लेंडिंग इथेनॉल की होगी। तो उसमें जो एक महत्वपूर्ण घटक रहेगा वो ये है
और इसको एक उम्मीद भविष्य की, मतलब अभी भविष्य में भी अभी काफ़ी उम्मीदें और काफ़ी संभावना है। इसीलिए किसानों को बिना कोई खरीद, इसमें कोई सरकारी खरीद नहीं होती है, किसी खाने के लिए काम में नहीं आती, इसलिए सरकारी खरीद नहीं होती है। उसके बावजूद भी इसकी जो वर्दी दर है वो सबसे ज़्यादा है जी, औद्योगिक उत्पाद की वजह बिल्कुल। तो देखिए, इसके इंडस्ट्रियल इस्तेमाल बहुत सारे हैं, औद्योगिक जैसे कि सर ने बताया, और इसके अलावा पशुओं के चारे में भी इस्तेमाल होता है, और जो इसके अब जो मक्का होता है वो भी बहुत सारे पशुओं की फीड में, जैसे मुर्गी पालन में भी इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। तो कई तरह के इसके इस्तेमाल हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति है अभी मांग और आपूर्ति में काफ़ी फ़र्क है। जैसे जैसे इसके जो इस्तेमाल है वो बढ़ते जा रहे हैं, इसका दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे किसानों के लिए भी इसका बाज़ार और बढ़ रहा है, और ये जो किसान मक्का की फसल ले रहे हैं उनके लिए भी कई तरह के अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो चलिए देखते हैं मक्का पर हमारी पहली रिपोर्ट। भारत के लगभग 75% हिस्से में मक्का की खेती की जाती है। मक्का मुख्य रूप से खरीफ की फसल है, लेकिन जहां सिंचाई के साधन है वहां रबी और खरीफ की अगेती फसल के रूप में भी इसे बोया जा सकता है। इसकी खेती करने के लिए उष्ण व आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है। इसके लिए जल निकासी वाली मिट्टी अच्छी मानी जाती है। बुआई करने से पहले खेत की तैयारी की जाती है। खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद अंतिम जुताई के समय मिलाए और फिर बीजोपचार के बाद ही बीज बोए। मक्का फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सही समय पर बुआई बेहद जरूरी है। मक्का की बुआई का सही समय खरीफ फसल जून से जुलाई तक, रबी फसल अक्टूबर से नवंबर तक, जायद फरवरी से मार्च तक। बेहतर उत्पादन लेने के लिए अवधि के हिसाब से किस्म का चुनाव करना चाहिए। बीज की बुआई मेड़ के किनारे व ऊपर 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। बुआई के 1 माह बाद मिट्टी चढ़ाने का काम करें। इसके अलावा बीज बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई करनी चाहिए। मक्का फसल को अपने पूरे फसल अवधि में 400 से 600 मिलीमीटर पानी की जरूरत होती है। फसल में फूल आने और दाना बनते समय सिंचाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी मक्का पर हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं हमारा जो आज का दूसरा विषय है, यानी बेमौसमी हरी धनिया की खेती पर। डॉक्टर रविंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूँ मैडम। जी बिल्कुल। हरा धनिया जिसकी मांग पूरे साल बनी रहती है, और हम बात करें आज बेमौसमी हरा धनिया के बारे में, कैसे इसे समझें? नमस्कार। जैसे विदित है कि हरा धनिया है पत्ते के लिए जो हम काम में लेते हैं, सब्जियों में गार्निशिंग के लिए, जो साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टी एसेंशियल में भरपूर मात्रा में होता है, लोहा तत्व है वो भरपूर मात्रा में होता है। इसके साथ साथ आपकी सेहत का भी ध्यान रखता है, और कोरोना में जैसे फलों की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी इस तरह पे, से धनिया भी एक मुख्य फसल है। तो बीच में जो धनिया अभी लगाया जा रहा है कि चालू जी सर, आपकी आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ख़ास तौर पर हम पत्ते की बात कर रहे हैं, धनिया के जो पत्ते होते हैं इसका हम अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं, और कैसे जो हमारी बेमौसमी हरा धनिया है उसे हमारे किसान ले सकते हैं। आगे इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, कौन से किस्में हैं, कैसे अच्छा गुणवत्ता युक्त आप फसल इसकी प्राप्त करें। लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। सर्दियों का मौसम हरी सब्जियों के लिए जाना जाता है। इन्हीं सब्जियों का स्वाद बढ़ाने का काम करती है धनिया की पत्तियां। वैसे तो धनिया की खेती 12 माह की जाती है, लेकिन सर्दी के मौसम में धनिया उगाना आसान है। वहीं अगर बात की जाए बेमौसम धनिया की खेती की, तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे सिंचित धनिया की खेती दोमट मिट्टी में करे, साथ ही खेत में जल निकासी का भी प्रबंध हो। वहीं असिंचित फसल के लिए काली भारी मिट्टी अच्छी मानी जाती है। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत किस्में पंत धनिया 1, मोरक्कन, सिम्पो S33, गुजरात धनिया, पंत हरितिमा और सिंधु का चयन कर सकते हैं। बुआई से पहले जमीन को पलेवा लगाकर तैयार कर लेना चाहिए। जुताई से पहले 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं। बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। बुआई से पहले दानों को 2 भागों में तोड़ लेना चाहिए। बेहतर अंकुरण के लिए बीज को 12 से 24 घंटे पानी में भिगोकर हल्का सूखने पर बीजोपचार कर बोए।
बुआई करते समय 25 से 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी और 5 से 10 सेंटीमीटर पौध से पौध की दूरी रखें। पहली निराई गुड़ाई 30 से 35 दिन पर जरूर करें, जबकि दूसरी 60 दिन बाद करें। तो अभी आपने बेमौसमी हरी धनिया की फसल पर ये रिपोर्ट देखी। आगे और बातचीत करेंगे इस पर। आपके जो भी सवाल हैं आप हमें कॉल करें, ईमेल करें, दोनों ही विकल्प आपके लिए खुले हुए हैं। अगले 1 घंटे तक ये मंच आपके लिए है। और आज का जो हमारा पहला विषय है यानी मक्का, आइए उस पर बात करते हैं। सर, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने कहा फरवरी की मक्का है, रबी, ज़ायद, 3 समय हम साल भर में इसकी फसल ले सकते हैं। आपने इसकी मांग और आपूर्ति के बारे में बताया, लेकिन पहले मुझे लगता है कि हम फरवरी की जो फसल जिन किसानों ने ली है, जो लगभग मेरे ख्याल से 1.5 से 2 महीने की हो गई होगी। जी। हाँ, 1.5 से 2 महीने के आसपास पूरे होने वाले हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, जो फरवरी की फसल है ये फसल एक इतनी अच्छी फसल है जिसकी सबसे ज़्यादा दक्षता आती है, चाहे पानी या इनपुट जो भी लगाते हैं इसमें, और बहुत अच्छी पैदावार हो रही है। इसकी वजह से इसका क्षेत्रफल काफ़ी तेज़ गति से बढ़ा है और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इन राज्यों में और कुछ बिहार के जगह, तो इसीलिए बढ़ा है कि ये जो फसल है वो आपकी जो आपके जो आलू के खेत के बाद आपका खेत खाली हो जाता है और उसके अंदर उर्वरक शक्ति काफ़ी अच्छी होती है, तो उसमें कम पोषक तत्व देके ये मक्का का उत्पादन होना स्टार्ट हुआ है। और बाकी जो खेत है जैसे सरसों के खाली हो गए, कुछ लोग गेहूं के जल्दी कट जाते हैं उनमें भी लगाते हैं, तो आपको जो ये चीज़ जो आप लगाते हैं, और कुछ लोग जो उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो वहाँ पे पहले क्या है कि चावल होता था इस मौसम में, फरवरी मार्च में, तो उस चावल की जगह मक्का को लगाया गया, तो वो भी वहाँ भी फ़ायदेमंद ये साबित हो रही है। तो जो जिन्होंने लगा रखी है उनकी फसल अभी 20-25 दिन की है, और इस समय क्या है कि उनके यहाँ एक कीड़ा है वो फाल आर्मीवर्म है, उसका काफ़ी किसानों से हमारे पास भी फ़ोन आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वो कीड़ा जरूर अभी भी है और देख रहे हैं काफ़ी समय से सर इसकी समस्या चल ये रही है। काफ़ी समय से है, तो पिछले 4-5 साल से, तो इसकी जो शुरू की अवस्था है 20-25 दिन की अवस्था है, एटलीस्ट उस समय हमें ज़रूर ध्यान रखना है। और जब आप खेत में जाएं तो जो भी आजकल जो भी अच्छा बीज मार्केट में उपलब्ध है वो 12 से 15 दिन तक आपका जो बुआई से 12-15 दिन तक उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए केमिकल से ट्रीटेड आता है। अगर नहीं आता है तो फोर्टेंजा डीओ नाम एक रसायन है, वो 4 से 6 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित करें। इस समय एक प्ररो मक्खी आती है, उसमें इमिडाक्लोरपीड 6 ml प्रति केजी के हिसाब से सीड ट्रीट करते हैं, तो आपको 15 दिन तक आपका प्रोटेक्शन ये मान सकते हैं मोटा मोटी। लेकिन आपको 15वें दिन आपको बीच में गोब में जाके देखना है, बिल्कुल पौधे का जो केंद्र भाग है वहाँ पे देखना है अगर वहाँ पे अगर कीड़ा आ रहा है, क्योंकि काफ़ी किसानों ने इस समय क्या है कि अब की बार टेम्परेचर कम रहा है, आप देख रहे हैं कि जो बारिशें हो रही है लगातार, तो इसकी वजह से इसका सीडिंग का एरिया भी बढ़ता जा रहा है, लगभग 20 मार्केट में खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल, एक कॉल आया सर, पहले कॉल ले लेते हैं। विपिन हम दर्शक जिन्होंने सागर से फ़ोन किया। विपिन जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या सवाल है। जी मैम नमस्ते, विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। मेरे 2 सवाल हैं। वैसे तो मक्का तीनों खरीफ में, रबी में और जायद में ली जाती है, पर विशेषज्ञ की राय क्या होनी चाहिए, किस मौसम में हम अच्छी पैदावार मिल सकती है और हमें रबी में या खरीफ में या जायद में कब हो सकते हैं, क्योंकि पानी की व्यवस्था तो रहती है। पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि धनिया की पत्ती जो होती है गर्मियों में ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती और मार्केट ले जाते तक ही वो मुरझा जाती है, तो इसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं? ठीक है, पहला हम सवाल ले लेते हैं, मक्का पर है सर। जी बिल्कुल, आप जो विदिशा, सागर ये जो एरिया है अपन देखें तो जो मक्का है वो खरीफ के मौसम में एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है और रबी में भी उतना ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ जहाँ भी टेम्परेचर है, अगर बात करें तो इसी लेटीट्यूड के ऊपर जो आपका बिहार और बंगाल का जो क्षेत्र आता है वो, और आपका बहुत बढ़िया देश में एक मक्का का एक तरह से कटोरा बन के उभरा है। बंगाल की अगर बात करें तो पिछले 10 सालों में रबी के अंदर रबी क्या मक्का ही नहीं होती थी, और आज वो देश के शीर्ष के 10 राज्यों में आता है मक्का उत्पादक में। पहले बिल्कुल नहीं होती थी, उसका 30वां नंबर था, ये 28-29 राज्य, हमारे वो 29वें नंबर पे था। लेकिन आज वो टॉप 10 में चला गया। तो आप वहाँ पे बिल्कुल रबी की खेती कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ खेत खाली होता है, कोई भी खेत आपका फरवरी में खाली होता है और पूरी फरवरी में कभी भी खाली होता है, तो आप उसमें ज़रूर स्प्रिंग की खेती भी मक्का की कर सकते हैं। आप हरे भुट्टे के लिए भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और आई है जिसकी हम अभी बात भी कर रहे थे कि साइलेज,
जिसको पशु का आचार भी कहते हैं, और उस छाइलेज की खेती भी मक्का। उसमें क्या होता है, पौधे में जब हरा भुट्टा होता है, जिस समय वो दूधिया भुट्टा मार्केट में ले जाते हैं, उसी स्टेज के आसपास के भुट्टे को तोड़ के, मतलब पूरे पौधे को काट के भुट्टे समेत उसकी कुट्टी बना के और हम एक बैग में पैक कर देते हैं। पहले था गड्ढा बना के करते थे, उस बैग में पैक कर देते हैं, और वो बैग है ना 45 दिन के बाद आपका बिल्कुल तैयार हो जाता है, और 2 साल तक उसको हरा चारा और दाने दोनों की पूर्ति होती है। तो आपका जो पशु उत्पादन है वो काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं। एक कॉलर है, महेंद्र कुमार है, जिन्होंने बिहार से में कॉल किया है। महेंद्र जी स्वागत है। माफ कीजिएगा, अमरेंद्र कुमार है जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका। हाँ, हम 2 सवाल है हमारा। एक तो मक्का के बारे में जानना चाहते हैं कि हम लोग धान के इलाके के हैं, बिहार से जी, नहरी क्षेत्र है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन का धान होता है। धान कटते कटते 15 जनवरी हो जाता है, ठीक है, लास्ट मतलब सबसे डिले। तो उसके बाद उस समय हम मक्का लगा सकते हैं? बिल्कुल अमरिंदर जी, जो वैरायटी आपके यहाँ खगड़िया, किशनगंज और इनमें जो लगती है वो रबी में लगाते हैं, और जहाँ जहाँ, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो आपका नहरी क्षेत्र है और लंबे समय तक धान की वैरायटी लगती है, दिसंबर में जाके हार्वेस्ट होती है, तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए। उसमें थोड़ा जनवरी का एक पैच सा रहता है, आप फरवरी के फर्स्ट वीक में प्लांटिंग करिए, ठीक है। आप आराम से अपना खेत खाली करके और फरवरी के महीने में प्लांटिंग करिए, क्योंकि 15 दिसंबर से 15 जनवरी हम जनरली अवॉइड करते हैं मक्का को लगाने के लिए। कभी कभी बीज सड़ जाता है। जब तापमान शूट अप करता है फरवरी के पहले वीक में, आप उस समय बिल्कुल मक्का की खेती कर सकते हैं। दूसरा सवाल भी वो भी साथ साथ ले लेते हैं। अमृत जी, दूसरा सवाल क्या है आपका? धनिया के बारे में हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास दोमट बलुई मिट्टी है, तो उसमें हम क्या धनिया का खेती अभी कर सकते हैं, हरा धनिया बेचने के लिए, चूंकि खेत हमारा खाली है? किसके साथ लेना चाहते हैं आप हरा धनिया? दोमट बलुई मिट्टी, ठीक है सर। पहले आप अपना जवाब पूरा कर ले, फिर उसके बाद धनिया पे सवाल है जी। तो मेरा तो यही था कि ये इस मौसम में ले सकते हैं, और इसके लिए आपको जो किस्में हैं उनका ज़रूर ध्यान रखना है। कुछ ही किस्में हैं जो इस मौसम में चल पाती है, फरवरी में अच्छी करती है। उसमें आपकी DKC 9108 है, PMH 8 है, PMS 10 है, और इसके साथ आपकी P1899 है। तो किस्मों का चुनाव बिल्कुल अच्छा करें, तो आपकी जो मक्का की इस मौसम में, जो स्पेशली फरवरी और मार्च की बुआई में आपकी बढ़िया मक्का आ सकती है जी। रविंद्र जी के पास चलते हैं सर। 2 सवाल हैं धनिया पर। हमारे ये दर्शक हैं बिहार से जो बता रहे हैं बलुई दोमट मिट्टी है, तो क्या वहाँ पर धनिया की फसल ले सकते हैं? और विपिन हमारे एक दर्शक थे सागर से, जिनका सवाल था कि धनिया, जो हरा धनिया है वो बहुत जल्दी सूख जाता है, मतलब उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है, तो इसके लिए क्या करें? कोई ऐसी वैरायटी है क्या जो थोड़ा ज़्यादा समय तक चल सकते हैं, या फिर किस तरीके से इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाए ताकि ख़राब ना हो? जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, सुन पा रहे हैं आपको। पहला प्रश्न, जैसे दोमट मिट्टी, उसमें कोई समस्या नहीं है, बस गर्मियों में ध्यान ये रखना है कि हमें छाया की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो वेराइटीज है उसका सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए। एक ध्यान ये रखना है उसमें बीज, जब धनिया पैदा करते हैं सर्दी के दिन। सर आपकी आवाज फिर चली गई, अब हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। लेना पड़ेगा, लगभग 40 किलो प्रति बीज लेना पड़ेगा। और कीपिंग क्वालिटी की जहाँ तक बात है, तो कीपिंग क्वालिटी का ध्यान में, जैसे अपन सर्दकालीन जो धनिया होता है पत्तेदार, उसके लिए हम कटाई करते हैं, लेकिन ग्रीष्मकालीन जो धनिया है उसमें हमें अपरूटिंग करनी चाहिए, जड़ सहित उखाड़ना चाहिए पौधे को, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ कई गुना बढ़ जाती है। अगर अपन सर्दियों में, क्योंकि तापमान ज्यादा होने के कारण से और गर्मी ज्यादा होने के कारण से सर्दियों में इतना पत्ते से ऑपरेशन नहीं होता, पानी का लॉस नहीं होता, लेकिन ग्रीष्मकालीन जो धनिया होता है उसमें जल्दी से पानी लॉस हो जाता है। तो उससे बचने के लिए तरीका यही है कि किसान भाई कटिंग के बजाय अपरूटिंग करें, और अपरूटिंग लगभग 55 दिन के बाद में हमारा धनिया वो तैयार हो जाता है जी। ठीक है सर। सर हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, और ब्रेक के बाद भी दोनों विषयों पर, यानी हम मक्का और बेमौसमी हरे धनिया की बात कर रहे हैं, इस पर आपके सवाल लेते रहेंगे, और इनसे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, KCC का भी कोई दबाव नहीं है।
ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं मक्का की और साथ ही हरा धनिया की हम बात कर रहे हैं। बेमौसमी हरी धनिया की खेती कैसे कर सकते हैं, इससे जुड़े हुए हम आज आपके सवाल ले रहे हैं और साथ ही विशेषज्ञ भी आपको जानकारी दे रहे हैं। एक ईमेल हमारे पास आया है, उस ईमेल को हम शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में। चंदन कुमार है सर, ये दर्शक हमारे मक्का की जैविक खेती करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं क्या ये संभव है। ये बिहार के खगड़िया से हैं। अच्छा चंदन दी, जो आपका जो क्षेत्र है खगड़िया और उन क्षेत्रों में जो कोशिका बेल्ट कहते हैं उसको, और उस बेल्ट के अंदर हर बार जलोढ़ मिट्टी आती है और अच्छा आपका बहुत कम, मतलब इतना खाद नहीं है उसकी मामले में। आपकी जो ज़मीन है काफ़ी अच्छी उर्वरक है, बिल्कुल आप इसकी जैविक खेती तो कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले मार्केट तलाशना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको अभी चूँकि बताया कि इसको जो खाने के उपयोग में, सीधा खाने के उपयोग में अपने देश में 10 से 12% ही अभी उपयोग होता है, और वो मक्का होता है सफ़ेद मक्का। ठीक है, आपको एक तो वो वैरायटी चूज़ करनी है, और बिल्कुल आपके यहाँ हो सकता है, आपके यहाँ इसको जैविक तरीके से करने में कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो संकुल किस्में हैं उसको ले तो और अच्छा है, उसकी और ज़्यादा खाने की क्वालिटी अच्छी होगी। तो मेरा कहने का मतलब आपको मार्केटिंग का ज़्यादा ध्यान देना है, और बाकी इसमें पहुँच सकते हो। लेकिन आपकी जो उत्पादकता है, क्योंकि आपकी उत्पादकता खगड़िया ज़िले में देखें तो 40 क्विंटल अमूमन 1 एकड़ का किसान ले लेता है। ठीक है जी। लेकिन आप जैविक खेती के माध्यम से करें तो 40 क्विंटल आपकी आने में काफ़ी हमें इनपुट लगाना पड़ेगा, और उस हिसाब से फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो इसलिए आप पहले मार्केट तलाशिए जिसमें आपको 20 से 25% ज़्यादा भाव मिले और किसान खाने वाले मिले। मतलब आपको अगर मार्केट मिल रहा है, बिल्कुल सफ़ेद मक्का के ऊपर आप ज़रूर जाइए, सफ़ेद मक्का का आप करिए। दूसरा जो होता है कि आप बेबी कॉर्न होता है, और बेबी कॉर्न में भी काफ़ी हद तक हम गोबर का खाद डाल के और उससे आप लगा सकते हैं, उसका भी एक अच्छा मार्केट आप। ठीक है सर, हम बेबी कॉर्न पर भी बात करेंगे, लेकिन एक हमारे कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से फ़ोन लगाया है। जी स्वागत है नंद स्वरूप जी, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ कि जो मक्का की हम लोग बुवाई करते हैं तो किस दिशा में लाइन को करना चाहिए जिससे हमारी सूर्य की किरणें उन पर पड़ सके, हवा का जो प्रभाव होता है वो भी आसानी से हो जाए। क्योंकि ज्यादा अगर बड़ा मक्का अगर हवा अगर विपरीत दिशा में आती तो मक्का गिर जाता, तो इसमें थोड़ा प्रकार। दूसरी जो धनिया होती है, मौसम में भी अगर धनिया पैदा की जाए तो पॉली हाउस इसके लिए कितना अच्छा होगा, उपयोगी। जी जी सर, जी पहला मक्का पर ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। जो आपका मक्का है, आप पूछ रहे थे कि इसको कितना अच्छा होगा उसमें। हाँ जी सर। हाँ, कैसे आपने उसकी दिशा में लगाना है। दिशा कैसे जो दिशा है ना, जो हाँ, भी बड़ी हाँ, फसलें होती है उसका आप उत्तर से दक्षिण की दिशा में लगाना है। वायु संचार भी ठीक से रहे, उत्तर से दक्षिण में लगाना है, क्योंकि हमारी जो भी हवाएं चलती है या तो पूर्वा चलती है या पश्चिम में चलती है। तो पूर्वा और पश्चिम से रोकने के लिए हम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लगाते हैं। और अगर आप रबी मौसम में लगा रहे हैं तो अगर मेड़ बना रहे हैं तो दक्षिणी भाग पे ऊपर लगाएं, ताकि वहाँ पे दक्षिणी भाग के ऊपर सौर ऊर्जा की किरणें ज़्यादा पड़ती है। तो जो दक्षिण भाग पे लगाएं। और अगर आप इस मौसम में लगा रहे हैं तो क्योंकि हमारे पास सौर ऊर्जा की काफ़ी उपलब्धता रहती है, तो आप उत्तरी भाग में भी लगा सकते हैं। तो आपकी जो जल की मांग है वो कम रहेगी। और जो आप लगाना है, अगर गिरने से बचने से बचाना है तो पहला ये है कि आप जो मक्का को जो थोड़ा सा, जब आपकी 20 से 30 दिन के बीच की या 20 से 40 दिन के बीच की होती है, एक थोड़ा सा हल्का सा मॉइस्चर स्ट्रेस देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो उसकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं जाएगी। तो एक वो स्ट्रेटेजी भी रहती है जहाँ पे भी आपके नीचे गिरने की संभावना होती है। 20 से 40 के दिन में बीच में एक हल्का झटका जो कहते हैं, तो थोड़ा वो झटका देते हैं तो अपनी मक्का अपनी जड़ें आपके नीचे ले जाता है, और काफ़ी हद तक आप इसको मक्का को गिरने से बचा सकते हैं। दूसरा, आप उस पर मिट्टी भी चढ़ा सकते हैं, मिट्टी से भी काफ़ी गिरने से रुकेगी। जी
और हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी हम लगातार टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, hellokisan20@gmail.com। और दर्शकों से एक बार फिर से हम कहेंगे कि जब भी आप हमें ईमेल करें, अपना नाम, अपने ज़िले का नाम, अपने राज्य का नाम ज़रूर उसमें बताएं, ताकि हम उसे कार्यक्रम में आपके लिए बता भी सकें, उसकी भी घोषणा साथ साथ कर सकें। और एक ईमेल आया है, हम ले लेते हैं इसे। ये हमारे दर्शक हैं जिन्होंने मक्का के बारे में जानने का प्रयास किया है। युवराज हैं ये, और बताते हैं कि ये उज्जैन मध्य प्रदेश के युवा किसान हैं। युवराज तिवारी इनका नाम है। बारिश में अमेरिकन मक्का की फसल ये करना चाहते हैं, तो ऐसे में अच्छी किस्म कौन सी हो सकती है अमेरिकन मक्का की, और कैसे इसे अपना सकते हैं? भरपूर पानी की इसमें ज़रूरत होती है, तो बीज कैसे और कब डालें ताकि अच्छा इसमें उन्हें भुट्टे का उत्पादन मिल सके? अमेरिकन मक्का के बारे में जानना चाहते हैं जी। जो अमेरिकन जो मक्का है, आप अमेरिकन मक्का आप एक मीठे मक्का के नाम से भी आती है, और दूसरा ये है कि अगर उसको संकर मक्का को भी कुछ लोग अमेरिकन मक्का कहते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों का बता देता हूँ कि जो मीठी मक्का है उसमें आपकी N75 और क्या नाम है मिष्टी, और हाइब्रिक्स 39, हाइब्रिक्स 53, उसके बाद में अल्मोड़ा स्वीट कॉर्न 1, पूसा सुपर स्वीट कॉर्न 1, ये वैरायटी है जिसे आप ले सकते हैं। उसको हमें हरे भुट्टे के ऊपर मक्का को लगाते हैं और हरा भुट्टे के रूप में बेचते हैं। और जो आपकी जो आपको लगानी है दाने के लिए अमेरिकन अगर होए किस्में, उसमें आप जो भी वहाँ के लिए संस्तुत किस्में हैं, उनमें हमारे एक IMH 223 भी है, और उसके बाद में आपकी LQMH 1 है। कुछ किस्में हैं जैसे DHM 117 है और DHM 121 है। तो इन किस्मों को आप चुनाव करके अच्छे से इसका उत्पादन आप ले सकते हैं जी। अच्छा, एक हमारे जो दर्शक थे नंदन स्वरूप मिश्रा, उन्होंने दूसरा सवाल पूछा था हरा धनिया पर। रविंद्र जी, इनका सवाल था कि क्या हरा धनिया पॉली हाउस में ले सकते हैं? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो किसान भाई ने किया है। जो पॉली हाउस टेक्निक है वो बनी मतलब ऑफ सीजन के लिए ही है, और ऑफ सीजन में भी हमें जो हरा धनिया है वो अगर नेट के द्वारा लगाया गया है, हरे नेट वाला जो स्ट्रक्चर है, अगर पॉलीशीट कवर करके है तो उसमें थोड़ी तकलीफ होगी, दिक्कत होगी किसान भाई को, क्योंकि उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है गर्मियों में, तो टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा फोकस के द्वारा। लेकिन अगर आपने सेड नेट लगा रखा है, हरी नेट वाला या ब्लैक नेट का, 50% छाया वाला हरा नेट हो या 75% छाया वाला हो, अगर काले रंग वाला नेट है तो वो 50% छाया वाला नेट होना चाहिए। वो तकनीकी जबरदस्त काम करती है ऑफ सीजन में धनिया के लिए। और देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था कि ये अब ग्रीष्म, जैसे अभी मई और जून के महीने में जब तापमान बढ़ जाएगा, ब्राइट सनशाइन बहुत ज्यादा हो जाएगी, उस टाइम खुले में ये खेती खत्म हो जाती है। तो सेडनेट हाउस है वही तकनीकी है। और इसके अलावा थोड़ा मैनेजमेंट का तरीका है, अगर बूंद बूंद सिंचाई लगा रखी है, रेस्ट बेड लगा रखा है, या लो टनल या वॉकिंग टनल की आप व्यवस्था कर सकते हैं, उसके द्वारा भी हरा धनिया की अच्छी खेती किसान भाई कर सकते हैं। हमने यहाँ अजमेर में किए लो टनल के और वॉकिंग टनल के। वॉकिंग टनल में 50% छाया वाला नेट लगा के और ये धनिया की खेती करवाई किसानों के यहाँ। एक टनल जो लगभग 100 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता है, उससे किसान भाई गर्मियों में 2 से 3 फसल लगा सकता है, क्योंकि हरे धनिया की जो पत्तेदार धनिया की खेती वो केवल 55 से 60 दिन की फसल है। ये फसल ऑफ सीजन में ले सकता है, और उससे लगभग 15 से 16 हजार रुपए 1 स्क्वायर मीटर की स्ट्रक्चर से किसान को बचत होती है। तो जैसे अभी धनिया की रेट है, पत्तेदार धनिया की लगभग 15 से 20 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन वही धनिया ऑफ सीजन में जब मई और जून का महीना होगा, ग्रीष्मकालीन जब सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसी टाइम वो धनिया 125, 150, 200 रुपए किलो तक बिकेगा पत्ते वाला धनिया। अभी पे जाते तो सब वाले भाई, लेकिन सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, हमें यहाँ पर ब्रेक लेना होगा जी। सर हम तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप हमें ईमेल करें, कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुँचाएं। छोटा सा ब्रेक। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब
वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं मक्का की और साथ ही हरे धनिये की बेमौसमी खेती के बारे में। दोनों विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें कॉल करें, ईमेल करें। दोनों टोल फ्री नंबर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं और साथ ही आप हमें ईमेल भी करें, जिन्हें हम लाइव कार्यक्रम में शामिल करेंगे आपके नाम के साथ। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, मक्का की खेती पर हम बात करते हैं, जिसमें हमने फरवरी की फसल पर काफ़ी चर्चा कर ली। अगर हम रबी की फसल की बात करें, जिन्होंने रबी में फसल ली थी, वो उसकी स्थिति क्या है और उनमें उस फसल में किस तरह के कृषि कार्य इस वक्त करने चाहिए? जी देखिए, जिसने रबी फसल मक्का की लगाई है वो अक्टूबर नवंबर में बुआई की है। कुछ लोग किसान भाई दिसंबर में भी करते हैं। लगभग सब किसानों की जो मक्का है वो आपकी दूधिया अवस्था में या दूधिया से पकने की अवस्था में है। और कुछ किसानों की नर मंजरी भी आ रही है। जिसकी नर मंजरी आ रही है वो किसान भी ज़रूर उसके अंदर एक यूरिया का बैग 1 एकड़ का देने की कोशिश करें, ठीक है। और जिनके अंदर बाद की अवस्था है उनमें ज़रूर, क्योंकि अभी देखिए तापमान एकदम कुछ दिनों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपका कभी दाने का भार कम हो जाता है, आपके नीचे की पौधे की पत्तियां सूख जाती है। तो आप सिंचाई ज़रूर अच्छे अंतराल पे करें। तो ये एक तो सिंचाई हो गया और दूसरा आपका यूरिया। इसके साथ साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जितनी भी किस्में आ रही है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि हम लोग स्टे ग्रीन, तो उसको आपको ध्यान में रख के तुड़ाई करनी है। जी, एक कॉल है हमारे पास। शिव शंकर जी हैं जिन्होंने हमें फ़ोन किया है। जी शिव शंकर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैम, सुन रहा है। जी बताएं, क्या सवाल है? मैम सवाल ये है कि कितने दिन के अंतराल से पानी देना है मक्का में? कितने दिन के अंतराल से पानी देना है? ठीक है। मक्का, अच्छा आपने कौन सी फसल ली है? मैंने वो लगाई है मैम, शंकर मक्का अभी लगाई है आपने? शिव शंकर जी, ठीक है। देखिए, जो अभी जो मौसम है उसमें पहली जो सिंचाई है आपका, पहले बुआई करनी है आपको मिट्टी में पानी लगा के, ठीक है। खेत में पानी लगा के जब बत्तर आ जाए उस समय आपको जुताई करके फिर मक्का लगानी है। और आपको 25 से 30 दिन आपको कुछ भी पानी नहीं देना है। अगर इस समय अगर आप पानी देते हैं तो कभी कभी बीज सड़न, बीज गलन रोग भी आता है। और दूसरी बात ये रहती है कि आपका जो खरपतवार है वो ज़्यादा उगता है, तो ये आपको नहीं देना। और तीसरी बात ये है कि पौधे की जड़ों का विकास भी ठीक होता है, जो छोटी होती है। तो ये सारी चीज़ को ध्यान है, पहले आपको 30 दिन पे देनी है। उसके बाद में आपकी मिट्टी अगर भारी है और हल्की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आपको लगता है कि आपकी फसल 11-12 बजे के आसपास मुरझा रही है, तो आप इसका जो अंतराल है वो 10 से लेकर 15 दिन और 20 दिन तक भी जा सकते हैं। और जब भी आपके बीच में कभी कभी मावट भी हो जाता है तो उसमें आपका अंतराल भी बढ़ जाता है। तो आप 10 से लेकर 20 दिन के अंतराल पे सिंचाई कर सकते हैं। अगर आपकी भारी मिट्टी है तो 20 दिन तक भी चल सकता है, और नहीं तो आपका 10 दिन के ऊपर आप सिंचाई करें।
ठीक है, तो ये तो बात हुई मक्का की, जिसमें हमने अभी रबी मक्का पर बात की। और एक जो हमारे दर्शक थे जिन्होंने जानना चाहा कि जो उन्होंने संकर किस्म ली है मक्का की, उसमें सिंचाई कितनी और कब कब करें, तो इसके बारे में भी अभी हमने जानकारी ली। और डॉक्टर रविंद्र के पास चलते हैं। सर, मुझे सुन पा रहे हैं? आप तक आवाज़ पहुँच पा रही है मेरी? आवाज आ रही है मैडम? आ रही है जी सर, धनिया की हम बात कर रहे थे और कई तरह के सवाल इसमें आ रहे हैं। कुछ दर्शकों ने भी जाना पॉली हाउस में इसकी खेती हो सकती है या नहीं। मैं यहाँ पर आपसे किस्मों के बारे में जानना चाहूँगी। जो बेमौसमी धनिया होती है, क्या उन्हें क्या पॉली हाउस में जो आमतौर पर हम धनिया की फसलें किस्में लेते हैं वही इस्तेमाल की जा सकते हैं, या फिर इसके लिए कुछ अलग किस्में हैं? किस्में वही है मैडम। वाली बात ये है कि जो हरा धनिया है उसमें जल्दी फ्लोरिंग आ जाती है, बोल्टिंग कहते हैं अपन। जैसे अमूमन सर्दियों में अगर आसपास के बाद में 70 दिन के बाद तो होने के बाद फूल आना शुरू होते हैं। देखो अगर हम गर्मियों में लगाएं तो सकते हैं। हमने यहाँ एक वैरायटी आइडेंटिफाई की है अजमेर इनको थोड़ा जी सर, आवाज़ नहीं आ रही आपकी ठीक से। फिर से हम आपसे संपर्क करेंगे। डॉक्टर शंकर, आप क्या बताना चाहेंगे? जो हम मेरा सवाल था। हाँ, इसमें यह है कि जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि आपका जो तापमान ज़्यादा रहता है तो उसमें बोल्टिंग आ जाती है, तो पौधों की जो हरा पत्तियाँ होती है ना वो कम निकलती है। तो उस समय आपको एक छाया का प्रबंधन अच्छे से करना चाहिए। और छाया के प्रबंधन में जो पॉली हाउस है, शेडनेट हाउस है, वो चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। और जो इसके लिए बता रहे थे कि इसके लिए जो आपको अलग से कोई किस्मों की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको मैनेजमेंट थोड़ा अलग से करना है। जैसे आप खुले खेत के अंदर रबी मौसम में आप उगा लेते हैं धनिया, उस मौसम में ये नहीं होता है। और जैसे आप डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आप जो भी पौधा है उसको पूरा उखाड़ना है। अपन हरे धनिया की बाकी मौसम में कटिंग करते हैं, उसकी 2 से 3 बार आप एक ही खेत में आप कटिंग करके ले सकते हैं। लेकिन इस मौसम में जो आपको लेना है हरा धनिया, वो आपको उखाड़ के ले जाना है, ताकि आपका जो मार्केट में ले जाएंगे तो उसकी पत्तियां जड़ेगी नहीं और उसको आप कीपिंग क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, उसको ज़्यादा समय तक अपने यहाँ रख सकते हैं। इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि हम लोगों ने देखा है कि मक्का की फसल के साथ फरवरी महीने और मार्च महीने के अंदर अंत्य फसलीकरण भी धनिया का करते हैं। और मक्का की जो सेड मिलती है उसको, वो आपकी एक मक्का की 2 पंक्तियों के बीच में लगभग 2 पंक्तियाँ 3 पंक्तियाँ भी आ जाती है कभी कभी। 2 पंक्ति आपकी धनिया की रहती है, वो भी एक बहुत अच्छा कामयाब है। इसकी अच्छी शेड मिलती है। और मक्का और धनिया की साथ में खेती। अच्छा। तो ये जो मैं इसके ऊपर बाद में बताने वाला था, तो ये चीज़ ये भी एक अच्छा है वो शेड देने के लिए। और एक अच्छा वातावरण, माइक्रो क्लाइमेट अच्छा होता है। जी, धनिया जो है वो छाया प्रिय फसल होती है, तो छाया प्रिय है। और इस मौसम में जरूर इसको छाया चाहिए, क्योंकि इस समय ज़्यादा तापमान होने से उसके अंदर फुटान अच्छे से नहीं होगा जी। तो ये चीज़ दिक्कत जी। एक कॉल है हमारे साथ दर्शक है फोन लाइन पर, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो, सुकेश कुमार जी हैं जिन्होंने हमें बिहार से कॉल किया है। सुकेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सुकेश जी, सवाल दोहराइए। जी, मक्का के जब बालिका स्टेज आता है कीड़ा बहुत सा लग जाता है। मक्का में कीड़ा लगता है, उसके बारे में पूछ रहे हैं आप? जी, बालिका का जब स्टेज आता है तो कीड़ा अधिक मात्रा में लग जाता है। तो होम डेवलपमेंट का कोई दवा पहले हम स्प्रे कर दें तो बाली के समय तो संभव नहीं है स्प्रे करना, तो लॉन्ग डेवलपमेंट का कोई दवा बताया जो इससे हम लोगों को कीड़ा से निजात मिले। देखिए सुकेश जी, मैं इसके बारे में कीड़े के बारे में कहना चाहूँगा कि जब ये कीड़ा 2018 में हमारे भारत में आया था और 2020 तक ये पूरे सारे राज्यों में फैल गया, तो इसका यही है कि ये बहुत ही वॉरिशियस है। आप एक बार आपके खेत से ख़त्म करते हैं, दूसरे खेत से आ जाता है। इसकी बहुत सारी जनरेशन एक साथ चलती है और ये 500 किलोमीटर तक इसके पतंगे हैं, दूर से उड़ के आ जाते हैं। तो इसमें सबसे मेन मुख्य बात ये ध्यान रखनी, या तो आप छिड़काव करो मत। अगर आपको छिड़काव करना है तो आपको पौधे की गोब में करना है, सेंट्रल पार्ट में करना है, बाकी पत्तियों पे नहीं करना है। तो जितने भी हमारे मित्र कीट हैं वो आपके बचे रहें। तो जो आपको छिड़काव करने के लिए दवाइयाँ हैं वो आपकी इमामेक्टिन बेंजोइट है, क्लोरेंट्रानिपोल है, स्पिनोटेरम है। आप है ना, काफ़ी लोग कहते हैं कि ना इनको 2-2 दवाइयों को मिक्स करके डाल दीजिए, वो आप कभी मत करिए। और एक बार जो दवाई इस्तेमाल कर दी, जैसे आपके खेत में पहली दवाई आपने स्पिनोटेरम छिड़की है, तो दूसरी बार अगर आपको छिड़कने की ज़रूरत पड़े वो 12 से 15 दिन बाद ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो उस समय अगर आप देखें तो जितने पौधों में वापस ये कीड़ा आया है, अगर उन्हीं पौधों की बीच वाली गोब में आप छिड़कोगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरे पौधों पे अगर छिड़कोगे तो जितने भी हमारे मित्र कीट है वो ख़त्म हो जाएंगे।
इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। ये कीड़ा जब शुरू में आया था तो हमारे देश में 30% इसके कीड़े के ऊपर दूसरे परजीवी खा रहे थे उसको, ठीक है। दूसरे साल वो लगभग 50% हुए और तीसरे साल आप देखेंगे कुछ खेतों में 90% से ऊपर उसके कीड़ों के जो अंडे हैं, उसके जो लार्वा है छोटे छोटे, उनको दूसरे परजीवी ने खाया। क्योंकि पहले परजीवी पहचान नहीं पाए ये, क्योंकि नया कीड़ा है अपने देश में, नया आया है ना, तो इसको थोड़ा उसी तरीके से करना है, तो तब जाके इसका ये आया। तो आप जब भी इसका प्रबंधन करें तो इसमें एक ही बात ध्यान रखें, कभी बूम स्प्रेयर का यूज़ नहीं करें और सीधा सीधा जैसे पौधे की बाकी पत्तियों पे छिड़काव नहीं करना है। पौधे का जो केंद्र भाग है उसके अंदर करें। रात के अंदर वो केंद्र भाग के अंदर छुपा रहता है और दिन में वो निकल के पत्तियों को खुरचन का नहीं, दिन में ये छुपा रहता है सॉरी, और रात के अंदर निकलता है, तो इसे हमें पता भी नहीं लगता किसानों को। और अगर दूर से देखेंगे आपकी फसल अच्छी लग रही होगी, लेकिन ये शुरू में अगर वाइट सफ़ेद खुरचन होती है, उस खुरचन की अवस्था के ऊपर अगर आप छिड़काव करते हैं उसी में 1-2 दिन में ही, तो अच्छा रहता है। क्योंकि 15 दिन में तो अपनी पूरी लाइफ भी ख़त्म कर लेता है। तो जब किसान भाई को पता लगता है कि मेरे खेत में ये कीड़ा आया है, तो उस समय ये कीड़ा आपका लगभग मरने वाला होता है, तो उस समय छिड़काव करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो ये थोड़ा बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जिसको ध्यान रखना है दवाइयों के अलावा। जी जी बिल्कुल। तो देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सही समय पर आप समस्या को समझें, पहचानें और उसका उचित तरीके से प्रबंधन करें। और मक्का में भी सर हम देखते हैं कि अक्सर ये समस्या आती है, कई बार इससे किसान हमारे काफ़ी परेशान रहते हैं। और बीते जैसा आप बता रहे हैं कि 4-5 सालों से ये चल रहा है और जी इससे खर्चा भी काफ़ी बढ़ गया है किसानों का। और कुछ किसान है जो अंधाधुंध उपयोग करते हैं ना, जिसने दे दिया वहाँ पे बोला कि आप छिड़क दीजिए, बूम स्प्रेयर से छिड़क के ज़्यादा छिड़क के आ जाते हैं, तो उसे काफ़ी दिक्कत रहती है और मित्र कीट भी काफ़ी मरते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। रविंद्र जी के पास चलते हैं। सर जैसा कि आपने बताया था किस्मों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन बात आपकी पूरी नहीं हो पाई थी। मैं चाहूँगी कि बार दर्शकों के लिए फिर से दोहरा दें। जी जैसा कि बात हो रही थी कि वेराइटीज कौन कौन सी हैं, तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसमें बोल्टिंग डिलेड हो, जो आप लोकल एरिया में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, लोकल विश्वविद्यालय हैं राज्य के, उसमें हर विश्वविद्यालय के पास धनिया की कोई न कोई वेराइटीज हैं पूरे भारतवर्ष की मैं बात करूं तो उसमें से आपको सेलेक्ट ये करना है कि उसमें बोल्टिंग डिलेड हो, जिसमें फूल है वो लेट आए। तो इस तरह की ग्रीष्मकालीन वेराइटीज हमारे पास हर राज्य में है। राजस्थान की मैं बात करूं तो अजमेर ग्रीन कोरिएंडर की वेराइटी है, वो बहुत अच्छी यहाँ परफॉर्मेंस कर रही है। और इसमें बोल्टिंग के साथ साथ पत्ते में चमक होनी चाहिए और उसमें ग्रोथ बढ़वार अच्छी होनी चाहिए। तो ग्रीष्मकालीन जो धनिया उसमें ध्यान देने बात यही है कि उसमें एक तो बीज दर हमें बढ़ानी है। जो आप रबी में फसल लगाते हो उसमें जैसे हम 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लेते हैं, लेकिन धनिया पत्ते के लिए लेना है तो हमें 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लेना पड़ेगा। साथ में जो जर्मिनेशन है इसका वो भी थोड़ा सा गर्मियों में फास्ट होगा सर्दियों की बजाय। जैसे कि सर्दियों में 10 से 12 दिन लेता है, लेकिन गर्मियों में 6 से 8 दिन में ही जर्मिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर पानी आप ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो शुरू में पत्ते बहुत कमज़ोर होते हैं और उसके कारण बीमारियां आने की संभावनाएं होती हैं। तो रेस्ड बेड अगर आपने बना रखी है और उसमें नाली के अंदर अगर अपन पानी देते हैं या बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली लगा के पानी देते हैं तो इसमें कोई बीमारी नहीं आएगी और बहुत बढ़िया ग्रीष्मकालीन धनिया ऑफ सीजन में आप ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि रेस्ड बेड रखे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पानी इसमें नहीं इकट्ठा होना चाहिए। जल भराव की अगर समस्या होती है तो इसमें फसल में नुकसान हो सकता है। और हमारे साथ एक दर्शक है फोन पर, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है? धनिया की फसल कब ले सकते हैं? जी सर, धनिया की फसल कब ले सकते हैं? मतलब कब ले सकते हैं? हाँ। घनश्याम है मंदसौर से हमारे साथ दर्शक है। सर मुझे सुन पा रहे हैं डॉक्टर रविंद्र? जी 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 ये जानना चाहते हैं कि धनिया की फसल कब ले सकते हैं? वैसे तो धनिया पत्ते के लिए वर्ष भर लगाया जा सकता है, पूरे साल भर आप लगा सकते हैं, लेकिन पूरे साल भर में हमें जो किसान भाई को जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। जैसे मैं बात कर रहा था अभी शरदकालीन धनिया है वो पत्ते के लिए भी अभी आ रहा है, लेकिन मुश्किल से किसान को 15 से 20 रुपए प्रति किलो भाव मिल रहा है। यही धनिया अगर ग्रीष्मकालीन ऑफ सीजन में मई, जून, जुलाई और अगस्त के महीने में लगाएंगे तो उस समय इसकी रेट रहेगी आपकी 100 रुपए से लेके 150, 200 रुपए किलो प्रति केजी। तो उस टाइम भाव वो 7 से 8 गुना 10 गुना तक बढ़ जाता है, इसलिए किसान को ज्यादा फायदा होता है। अभी जो अगर आप धनिया लगाएंगे तो लगाया जा रहा है किसान, लेकिन मैक्सिमम अभी जो लगाएंगे वो 60 दिन बाद में आपको उखाड़ने लायक होगा या काटने लायक होगा।
उस टाइम आपको रेट मिलेगी इसकी लगभग 40 से 45 रुपए। लेकिन मई और के लास्ट में और जून के महीने में अगर आपका धनिया तैयार है तो उसकी रेट मिलेगी आपको 70-80 रुपए किलो, और जुलाई और अगस्त के अंदर उसकी रेट मिलेगी आपको 90 से 100 रुपए और 125 रुपए तक। तो इस तरह से हमें मैनेज इस तरह से करना है कि किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जी तो देखिए सर मैं एक हमारा दर्शक है नीरज है जिनका सवाल भी यही है कि इसके भाव क्या रह सकते हैं, तो मैं चाहूंगी एक बार थोड़ा सा इसे और दोहरा दें। जी, जैसे मैंने बताया कि अभी जो शरदकालीन धनिया जो खेती आप लोगों ने किसान भाइयों ने लगा रखी थी, अभी आप लेके आ रहे हैं, तो किसान भाइयों को थोक की रेट है वो 10-12 से लेके 15 रुपए, मैक्सिमम 20 रुपए। बहुत अच्छी क्वालिटी का हरा पत्ते वाला धनिया है तो आपको 20 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगा। लेकिन ये अब धनिया आप बीज लगाएंगे और उसको जैसे 2 महीने बाद में वो तैयार होगा तो उसकी रेट आपको 40 से 50 रुपए मिलेगी। लेकिन अप्रैल के महीने के लास्ट में और मई के शुरू में लगाएंगे, वो जून और जुलाई के महीने में आएगा, उस टाइम 80 से 90 रुपए के आसपास रेट रहती है। बरसात के समय में जिस टाइम धनिया पैदा नहीं होता और किसान भाई ग्रीष्मकालीन फसलें जो बरसात अपनी खरीफ फसलें हैं उसको लगाने के लिए तत्पर रहते हैं, जैसे बरसात हो जाती है खरीफ वाली फसलें लगाते हैं तो खेत खाली नहीं होते और उस समय मांग है वो भी पूरी बनी रहती है और जो व्यवस्था हमें सेट नेट की करनी है उसमें भी खर्चा कम होगा। तो इस तरह से जो हमारे टारगेट रहता है कि मई, जून, जुलाई और अगस्त, सितंबर ये 4 महीने अगर हम टारगेट करते हैं तो किसान भाइयों को मैक्सिमम भाव मिलेंगे जो कि शरदकालीन धनिया है उसके कंपैरिजन में। मतलब कुल मिलाकर जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तापमान लगातार बढ़ रहा होता है, उस वक्त आप बता रहे हैं कि किसानों को इसके अच्छे भाव मिल सकते हैं, उस वक्त ज्यादा फोकस करने का लाभ रहता है किसानों को। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मक्का की और साथ ही बेमौसमी हरी धनिया की खेती की भी हम बात कर रहे हैं। एक दर्शक है जिन्होंने फोन लगाया है, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो, हुकुम सिंह है जिन्होंने हाथरस से हमें कॉल किया है। हुकुम जी बताएं क्या सवाल है? हेलो जी, सवाल बताइए अपना। जी मैडम, हमें गेहूँ हमारे कट गए, खेत खाली है, उसमें हम मक्का लगा सकते हैं? मक्का लगाना चाहते हैं आप? अभी खाली हुआ है आपका? हाँ, जो खाली हो गया, परिवर्त भी हो गई खेत की। देखिए अभी आप देखो, लगाने में सबसे बड़ी रिस्क मैं बता देता हूँ, जो मक्का को लगाते समय आपका तापमान अगर 10-15 डिग्री से नीचे रहता है तो कभी कभी आपका बीज सड़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा समय तक उसको रहना पड़ता है। दूसरा ये है कि लगाते ही जब नर झंडा आता है, नर झंडा आते समय आपका 35 डिग्री या 30 डिग्री मानो आप, 35 डिग्री से ऊपर तापमान अगर जाता है
तो उस समय क्या होता है, नर झंडा सूख जाता है तो आपके पौधे के अंदर दाने नहीं बन पाते हैं। तो एक थोड़ा रिस्की रहेगा आपका। आप जितना जल्दी आप लगाते हैं उतना बढ़िया रहेगा। जो कि अभी आप लगाएंगे तो 45-50 दिन के बाद में आपके अंदर नर झंडा आएगा, तो आप समझिए उस समय आपका मई के अंदर पड़ जाएगा वो मक्का। और मई के अंदर जो तापमान है आपका 35 डिग्री से ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अगर हाँ बिल्कुल, उस चीज़ को आप में ध्यान में रखते हुए अगर आप अभी नहीं लगाएं तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। और अगर आपके पास अच्छी पानी की व्यवस्था है और थोड़ी बहुत चारों तरफ पेड़ पौधे हैं तो आप लगा भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्टैगर्ड प्लांटिंग करें। उसमें ऐसा है कि 10 लाइनें एक बार लगा दी और 10 लाइनें 5 दिन बाद लगाओ। तो कभी कभी क्या होता है कि मई के महीने में भी महावट आ जाती है, बारिश होती तो उससे तापमान काफ़ी कूल हो जाता है। अगर 2-4 दिन के लिए कूल रह जाता है तो उस समय भी दानों की सेटिंग हो जाती है। तो और क्या कि मक्का के एक पौधे के अंदर लगभग 20 से 30 लाख तक आपके परागण होते हैं। और आपको बीज कितने बनाने हैं, आपको 500 बीज या 1000 बीज बनाने होते हैं। तो पहले से बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन क्या होता है अगर वो सारे ही सूख जाते हैं तो दाने कम बनते हैं। बस ये थोड़ी समस्या रहती है। जी जी बिल्कुल। रविंद्र जी के पास चलते हैं, धनिया पर बात करते हैं सर, क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय है। तो मैं चाहूँगी कि अगर कोई मुख्य बातें और हैं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जो कि बेमौसमी हरी धनिया लेना चाहते हैं। बेमौसमी धनिया के अंदर मैडम जो खाद और उर्वरक का प्रबंधन है उसमें किसान भाइयों को ध्यान देने की जरूरत है। जैसे हम बात करते हैं कि ग्रीष्मकालीन जो हमारा ऑफ सीजन का कोरिएंडर है उसके अंदर खेत तैयारी करते वक्त लगभग 10 से 12 टन या उपलब्ध है तो 15 टन तक आप अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद लें। और फिर रेस्ड बेड बना सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि उस समय बरसात आने के चांसेस रहते हैं। तो रेस्ड बेड है आपके साथ, बनाने की व्यवस्था है तो उसको जरूर बनवाएं। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है वो हमने लगा के देखा है, उसमें स्प्रिंकलर बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली से अगर स्प्रिंकलर आप सिंचाई करते हैं धनिया के अंदर तो उससे पत्तों को नुकसान होता है, लेकिन बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली लगा रखी है तो बहुत ही कारगर है ये। और एक फिर उसमें जो शुरुआत की जो बढ़वार है उसको बढ़ाने के लिए हमें जो उर्वरक प्रबंधन है उसमें लगभग 25 से 30 किलोग्राम नत्रजन और 20 से 22 किलोग्राम फॉस्फोरस और लगभग इतनी मात्रा में पोटास है वो देने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में 2 स्प्लिट में हमें नत्रजन और फॉस्फोरस और पोटास वापस देना पड़ेगा। और ध्यान ये रखता है कि ग्रीष्मकालीन अगर आप मई और जून के महीने में अगर हमारा उत्पाद तैयार होता है तो उसको कटिंग की बजाय अगर हम अपरूटिंग करें तो उसकी जो कीपिंग क्वालिटी है वो 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं। उसमें ध्यान ये रखना कि जड़ें उसके ऊपर अपन पानी डालते रहें लगातार, जैसे ही अगर सूखता है पानी तो उसके जड़ों के ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दें तो ये हम उसको 2 से 3 दिन तक उसको मार्केटेबल शेप में उसको रख सकते हैं। अगर आप कटिंग करेंगे तो कटिंग करने वाला प्रोड्यूस है सेम डे में मार्केट में आपका सेल हो जाना चाहिए, नहीं उसकी क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो जाएगी। तो ये और एक इसमें थोड़ी सी थ्रिप्स की प्रॉब्लम आती है ग्रीष्मकालीन जो धनिया है उसमें, क्योंकि बाकी की फसलें खत्म हो जाती हैं और कीड़ों के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। तो थ्रिप्स के मैनेजमेंट के लिए जैसे नीम ऑयल है उसका स्प्रे आप रेगुलर करें 15 से 20 दिन के इंटरवल पे। अगर आप नीम ऑयल का अगर 3000 ppm वाला है तो आप लगभग 2.5 से 3 ml प्रति लीटर पानी में लेके उसका स्प्रे करें। या फिर जैसे कुछ हमारे इंसेक्टिसाइड्स हैं नीड बेस्ड हैं उसको भी हम स्प्रे कर सकते हैं। जी जी रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे किसानों के सवालों के जवाब देने के लिए अपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी डॉक्टर शंकर, अब अंत में आपसे मेरा सवाल ये है कि जिन किसानों ने मक्का की फसल ली है या फिर आगे लेने का विचार कर रहे हैं उन्हें खरपतवार नियंत्रण पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो ऐसे में इसके बारे में क्या बताएंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है। और एक खरपतवार नियंत्रण में एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में आदमी का पैसा जाता है। तो इसमें क्या है कि आपकी जो मेड़ बनाने वाली मशीन है उससे भी आप खरपतवार नियंत्रण में यूज कर सकते हैं। इसके साथ कुछ ब्लेड हेरो होते हैं वो भी आपके ट्रैक्टर के साथ लग गए, क्योंकि आपने देखा है कि जो पशु का जो था बैल का था वो चलन आपका काफ़ी कम हो गया है। तो ऐसी मशीनें आजकल उपलब्ध हैं और उनको हम लेके और उनसे भी हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ रसायन हैं जिसमें आपका टेम्बोट्रीन है 115 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से टोप्रामेजोन रसायन है। अगर आपके यहाँ पे मोथे की ज़्यादा समस्या है तो उनके अंदर हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल नामक एक केमिकल है, उसको आप छिड़काव करें और खड़ी मक्का की फसल में करना है। और बिल्कुल मक्का के पौधे पे भी गिरेगा तो भी पौधे को नुकसान नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप 15 से लेकर इसको 35 दिन के बीच में आप लगा सकते हैं। अगर आपने
बुआई के बाद आपने कुछ छिड़का नहीं है और आपके खरपतवार ज़्यादा आ रहे जी, हैं जी। तो उसको भी आप यूज कर सकते जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आप जी, स्टूडियो में धन्यवाद। आए और मक्का की फसल के बारे में इतने विस्तार से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई और साथ ही उनके सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के लोग किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारा अगला विषय क्या है जिस पर हम बात करेंगे, आइए डालते हैं नजर। कल का हमारा विषय है खेती में आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। इसके अलावा हमारा दूसरा विषय रहेगा अनार की खेती में रोग एवं निदान। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए चाहे आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें। आप फेसबुक के माध्यम से सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, ट्विटर पर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम भी आपके पास एक ऑप्शन है। इसके साथ ही आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं 1800113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच में कॉल करें और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। चलते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा IT है, इसे भी YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम को भी अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो भी आप YouTube पर हमारे कार्यक्रम का रिपीट देख सकते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद